हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इस सेशन में हम इंटरनेशनल व नेशनल न्यूज के बारे में जानेंगे। इसी के साथ स्टैटिक जीके को कवर करेंगे और पिछली जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वह भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट व प्रॉफिट देती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ा हुआ है। पेरिस इन इंडिया कैंपेन या पेरिस इन इंडिया अभियान को कहां से लॉन्च किया गया है या इसको कहां हरी झंडी दिखाई गई है? तो इस कैंपेन को दिल्ली से लॉन्च किया गया है, यानी कि दिल्ली के अंदर इस अभियान को लॉन्च किया गया है। यह अभियान जो है वह ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आने वाले ओलंपिक्स हैं 2024 में, जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर खेले जाएंगे। नेक्स्ट एडिशन ओलंपिक्स का वह पेरिस के अंदर होगा 2024 में। इसके लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स हमारे देश के द्वारा जीते जाएं, यानी कि जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जो कि ओलंपिक में भाग लेते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए व उनकी जो तैयारी है, जो प्रैक्टिस है, उसको और बेहतर बनाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन को अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ के। और इनके साथ साथ यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जी भी यहाँ पर मौजूद रहे। अभी हाल ही में ओलंपिक डे को सेलिब्रेट किया गया था। ओलंपिक डे 23 यानी 23 जून को मनाया गया। ओलंपिक डे 23 ऑफ जून हो जाएगा। सबसे पहले ओलंपिक्स 23 जून को ही शुरुआत हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में 23 जून को हम ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछले बार के ओलंपिक जो कि टोक्यो के अंदर हुए थे, यानी जापान के अंदर, उसमें इंडिया के द्वारा 7 मेडल्स जीते गए थे। यानी कि 2020 के जो ओलंपिक्स हैं वह टोक्यो के अंदर हुए थे, जापान में। इसमें इंडिया के द्वारा 7 मेडल्स आए थे, जिसमें कि एक गोल्ड मेडल था जो कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। एक गोल्ड मेडल था जिसमें जेवलाइन थ्रो या भाला फेंक की कैटेगरी में नीरज चोपड़ा ने इसको जीता था। इस बार यानी नेक्स्ट वाले ओलंपिक्स 2024 में पेरिस के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। और फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि इस बार तीसरी बार ओलंपिक्स का आयोजन करने जा रहा है। यानी कि तीसरी बार फ्रांस ओलंपिक्स का आयोजन करेगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड दिया गया है। यह किस देश के द्वारा मोदी जी को दिया गया है? तो अभी यहाँ पर इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सूरीनाम के द्वारा, यानी सूरीनाम एक देश है, इसके द्वारा भी येलो स्टार नाम का एक जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, येलो स्टार नाम का, वह हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यह सूरीनाम की यात्रा पर गई हुई थी। येलो स्टार अवार्ड हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। और ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड जो है वह इजिप्ट यानी कि मिस्र के द्वारा दिया गया है मोदी जी को। अभी हाल ही में मोदी जी इजिप्ट में कुछ समय पहले गए हुए थे। वहां पर
इनको ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि मिस्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मोदी जी ने यहाँ पर एक मेमोरियल, वार मेमोरियल को भी विजिट किया, यानी वार मेमोरियल में भी गए। उस मेमोरियल का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो उस मेमोरियल का नाम हो जाएगा हेलियोपोलिस। हेलियोपोलिस वार मेमोरियल हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल को भी पीएम मोदी गए थे। यह मेमोरियल उस समय पर बनाया गया था उन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए जो कि प्रथम विश्व युद्ध में इंडिया के वे सोल्जर्स जो कि ब्रिटेन के द्वारा इजिप्ट में भेजे गए थे। 118 सोल्जर्स की यहाँ पर डेथ हो गई थी या शहीद हो गए थे, उनकी याद में ही इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। वहीं पर शहीदों को नमन या श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर इस वॉर मेमोरियल पर गए हुए थे। इसी के साथ यहाँ पर इजिप्ट के अंदर पीएम मोदी एक मस्जिद भी गए थे। उस मस्जिद का नाम अल हकीम मस्जिद हो जाएगा, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अल हकीम मॉस्क्यू, यहाँ पर भी मोदी जी ने इजिप्ट के अंदर विजिट किया है। इजिप्ट यानी मिस्र, इसकी कैपिटल कायरो या काहिरा हो जाएगी, जो कि नाइल रिवर यानी नील रिवर के किनारे पर स्थित है या नील नदी के किनारे पर स्थित है। काहिरा यानी कायरो को गिफ्ट ऑफ नाइल के नाम से भी जाना जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है या सबसे लंबी नदी है, जो कि मैसेडोनिया में इसका डेल्टा बनाती है। और यह जो नाइल रिवर है यह दो नदियों के मिलने से बनती है। यहीं पर पनामा कैनाल भी आपको मिलती है मिस्र के अंदर, स्वेज कैनाल मिस्र के अंदर आपको मिलती है। और इजिप्ट के जो पीएम हुए प्रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी कि मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं वह इस बार के 26 जनवरी पर हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। उनका नाम अल सीसी है, यानी कि मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं वह अल सीसी हो जाएंगे। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले साइक्लोन वन नामक एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच आयोजित करी गई थी। इसका आयोजन इंडियन ओशियन में किया गया था। यह एक नेवल एक्सरसाइज थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस राज्य की सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 50% फीस माफी की घोषणा करी है? यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो छात्र हैं जिनके लिए केंद्र सरकार ने 10% का रिजर्वेशन जॉब्स में और स्टडी में देने का फैसला लिया है, वहां पर ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 50% की फीस माफी की घोषणा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए करी है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत वे सभी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके जो एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है। तो वह एक मात्र ऐसा स्टेट महाराष्ट्र बन गया है जिसने फीस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 50% की माफी की अनाउंसमेंट किया है। महाराष्ट्र के अंदर जो सीएम हो जाएंगे वह एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। यहाँ पर जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे वह अब एक और डिप्टी सीएम का अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया है जो कि अजीत पवार जी हो जाएंगे।
देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे थे। महाराष्ट्र की जो कैपिटल हो जाएगी वह मुंबई रहेगी, जो कि सेलसेट आइलैंड पर स्थित है। महाराष्ट्र के द्वारा दिव्यांग पार्क को भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर दिव्यांग जन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट को भी बनाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर स्थित है, जिसने कि कोवैक्सीन का निर्माण किया था। और इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि अजंता और एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। जो कि हिंदुज्म और बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले 13 अप्रैल को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, जो कि एक भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है और यह महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित की है। इसको लगाया गया है लातूर में। अगर आप स्टार्टअप की दृष्टि से देखें तो जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप आपको मिलते हैं वह भी महाराष्ट्र के अंदर ही मिलते हैं। महाराष्ट्र डे यानी कि महाराष्ट्र दिवस 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलेगी? यानी कि हाइड्रोजन ट्रेन को कौन सा राज्य लॉन्च करने जा रहा है? तो जो इंडिया का सबसे पहला स्टेट ऐसा बनने जा रहा है तो वह हरियाणा होगा। यानी कि हरियाणा के अंदर अब हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन को भी चलाया जाएगा। हरियाणा एक ऐसा राज्य बन गया है जो 100% इलेक्ट्रीफाइड स्टेट हो गया है। यानी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है हरियाणा के अंदर ट्रैक्स का। और अभी हाल ही में जर्मनी के अंदर पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया गया था। अगर वर्ल्ड में आपसे पूछा जाए सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन तो वह जर्मनी हो जाएगा। और अगर एशिया में आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली है तो एशिया के अंदर सबसे पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन चाइना ने चलाई है। इसी के साथ आपको यहाँ पर बता दूं कि हाइड्रोजन बसेज लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी चल रही हैं। केरला के अंदर भी हाइड्रोजन बसेस को लाने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो जाएगी। चंडीगढ़ में ही एम्पटी क्लिनिक को भी बनाया जा रहा है, या एम्पटी क्लिनिक चंडीगढ़ के अंदर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। ग्रेन एटीएम हरियाणा के अंदर। अभी हाल ही में कुछ समय पहले पेंशनर्स के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। उस पोर्टल का नाम ताऊ से पूछो हो जाएगा। ताऊ से पूछो। ये जो पोर्टल है वह सिर्फ और सिर्फ पेंशनर्स के लिए है। यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ही स्थित है। हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक साइट है वहां पर सबसे बड़ी म्यूजियम इंडस वैली का म्यूजियम यहाँ पर राखी गढ़ी के अंदर
इसको डेवलप किया जा रहा है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक एटॉमिक वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स किस देश के पास हैं? सिपरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यह रिपोर्ट देता है कि कौन सा देश अपने डिफेंस डिपार्टमेंट या रक्षा क्षेत्र में कितने ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है, किसके पास कितने ज्यादा हथियार हैं, इन सब की रिपोर्ट सिपरी के द्वारा लॉन्च की जाती है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सिपरी के द्वारा रिपोर्ट आई थी जिसमें कि जो सबसे ज्यादा रक्षा बजट जिस देश का है वह चाइना का है, और इसका आंसर भी चाइना ही रहेगा। यानी कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वह चाइना के पास हैं। वर्ल्ड के अंदर टोटल 12,512 न्यूक्लियर वेपन्स प्रेजेंट टाइम में सभी देशों को मिलाकर इतने हैं, यह एक अनुमान लगाया जाता है। सेकेंड नंबर पर इस रैंकिंग में यूएसए रहेगा और थर्ड नंबर पर रसिया हो जाएगा। अभी हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स को भी जारी किया गया था जिसमें इंडिया की रैंकिंग 126 है, और जेंडर गैप रिपोर्ट को भी लॉन्च किया गया है जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग 127 हो जाएगी। और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 40 है, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। आप हैप्पीनेस इंडेक्स को जरूर याद रखिएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वह 126 हो जाएगी। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इस आईआईटी के द्वारा क्लाउड सीडिंग के सफलतापूर्वक परीक्षण दिए गए हैं। यानी कि क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा, इसको लिख लीजिए, हिंदी में कहते हैं, वह किस आईआईटी के द्वारा अभी कराई गई है? तो इसका राइट आंसर आईआईटी कानपुर हो जाएगा। यह कोई पहली बार लॉन्च नहीं किया गया है, कई सारे स्टेट्स या कई सारे आईआईटीज के द्वारा इसको परफॉर्म किया जा चुका है, लेकिन सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का जो इनिशिएटिव है या क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर चाइना के द्वारा कराई गई थी। चाइना ने वर्ल्ड में सबसे पहली बार क्लाउड सीडिंग को कंडक्ट किया था या इसको शुरू किया था। क्लाउड सीडिंग के द्वारा यानी कृत्रिम वर्षा के द्वारा वे क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला इलाका, इन सभी जगहों पर हम Ag2 यानी सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके ऊपर से हम कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है इस कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए। इसके लिए यह एक कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा हम उसी तरह से रेन करा सकते हैं या बारिश करा सकते हैं। नॉर्मल वर्षा से यह 10 से 20% या 40 से 50% सिर्फ हो सकती है। आईआईटी कानपुर के द्वारा अभी हाल ही में बुंदेलखंड वाले इलाके में क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा को परफॉर्म किया गया था और इसका सफल परीक्षण भी हुआ है। इसके लिए जो हेलीकॉप्टर का यूज किया गया था वह आईआईटी कानपुर ने यूएसए से लिया था। आइए आगे चलते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बता दूं मैं कि अभी हाल ही में आर्टिफिशियल हार्ट इसको भी आईआईटी कानपुर के द्वारा ही बनाया गया है। आर्टिफिशियल हार्ट को
IIT कानपुर ने डेवलप किया है। आइए अब आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रामायण टेम्पल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा जो रामायण टेम्पल बन रहा है वह बिहार के अंदर बनाया जा रहा है। बिहार की कैपिटल पटना हो जाएगी। यहाँ पर अभी गोल्ड माइंस को खोजा गया था बिहार के अंदर। हर घर फाइबर, यह योजना बिहार के अंदर लॉन्च की गई है। और सोन रिवर पर कोलिवर ब्रिज या ढोला सरिया ब्रिज, इसको भी बिहार के अंदर बनाया गया। बिहार के अंदर डॉल्फिन्स के लिए कंजर्वेशन सेंटर का भी डेवलप किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे बड़ा वैदिक टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। आइए आगे चलते हैं। सॉरी, तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।